नमस्कार। सरोकार कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियाल पनादुली। दर्शकों, आज 23 अगस्त 2024 को पूरा देश पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मना रहा है। यह हमारे भारत के लिए एक स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि इस दिन हमारा तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा तिरंगा कह सकते हैं हम, जो पृथ्वी पे नहीं सीधे चांद पर फहराया गया था। और ये जो उपलब्धि हासिल हुई थी, ये चंद्रयान 3 मिशन जो था, उसकी जो सफलता यहाँ पर हुई थी, उसकी वजह से हमें यह हासिल हुई थी। जब विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर, दक्षिण ध्रुव पर, वहां पर वो लैंड हुआ था, उस वक्त जो इतिहास रचा गया था वो भारत के इतिहास में आज स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो चुका है। आपको बताएं कि जैसे ही दक्षिणी ध्रुव पे हमारा विक्रम लैंडर उतरा था, उसके बाद जो कह सकते हैं वैश्विक स्तर पर हमारे यहाँ पर जो वैश्विक स्तर की हम बात करें, पहला देश हम बन गए थे भारत। और उसके बाद अगर हम बात करें चंद्रमा तक पहुंचने की, तो चंद्रमा में पहुंचने वाला हम चौथा देश बन गए थे। और ऐसे स्तर की हम बात लगातार यहाँ पर जैसे कर रहे हैं, तो भारत ने वैश्विक स्तर पर अपने आप को बहुत ऊंचे स्थान पर यहाँ पर साबित किया था। क्योंकि कहा जाता रहा है कि अंतरिक्ष तक पहुंचना बहुत आसान नहीं है, लेकिन कहते हैं जब आप कुछ मन में ठान लेते हैं तो आप करके दिखाते हैं। और हमारे जो इसरो के वैज्ञानिक थे और जो हमारे इसरो के इंजीनियर थे, उन्होंने लगातार यहाँ पे प्रयास करते रहे। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 मिशन आते आते हमने एक कदम और यहाँ पर पायदान पर बढ़ाया था और हम वहां पर चंद्रमा की सतह पर पहुंच पाए थे। और ये जो दिन है, इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ जो वैज्ञानिक दिन रात लगे रहे, जो इंजीनियर इस कार्य में लगे रहे और जो अन्य वैज्ञानिक लगातार अंतरिक्ष की जो मिशन होते हैं इसके लिए कार्य करते रहते हैं, इनके प्रोत्साहन के लिए, इनके उत्साहवर्धन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 23 अगस्त 2023 को लैंड यहाँ पर हुआ था हमारा चंद्रयान, तो उसके बाद इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुरुआत की गई थी। अब आपको बताऊं कि इस विषय पे बात करने के लिए हमारे बेहद खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। कार्यक्रम की शुरुआत के लिए पहले इनका परिचय मैं करा देती हूँ। हमारे साथ यहाँ पर बिल्कुल मेरे समक्ष जो बैठे हैं प्रोफेसर डॉक्टर जगमोहन सिंह राणा जी, जो डायरेक्टर है उत्तराखंड स्टेट बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के और पूर्व मेंबर और चेयरमैन है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के। और सबसे महत्वपूर्ण जो इनका परिचय है कि ये भौतिकी के रिनाउंड प्रोफेसर यहाँ पर हैं, तो सबसे पहले इनका स्वागत करती हूँ। सर, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पर एक महिला वैज्ञानिक भी मौजूद है और हम कह सकते हैं कि महिला यहाँ पर है तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जब चंद्रयान की बात यहाँ पर होती है तो चंद्रयान तक पहुंचाने में महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर रही। तो हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित यहाँ पर महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ एक महिला वैज्ञानिक यहाँ पर मौजूद है। चलिए इनका परिचय मैं करा देती हूँ। हमारे साथ यहाँ पर वैज्ञानिक डॉक्टर पूनम गुप्ता जी मौजूद है, जो पूर्व चीफ साइंटिस्ट हैं IIP के। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पे तीसरे मेहमान भी हमारे यहाँ पर मौजूद है, डॉक्टर मनमोहन सिंह रावत जी, जो वैज्ञानिक अधिकारी एवं विभागाध्यक्ष है शोध एवं विकास अनुभाग यूकॉस के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, हमारे तीनों खास मेहमान यहाँ पर मौजूद है और आज का जो दिन हमारे लिए बेहद खास है, क्योंकि हम पहली बार यहाँ पर राष्ट्रीय कह सकते हैं अंतरिक्ष दिवस यहाँ पर बना रहे हैं। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करूं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब इस दिन की शुरुआत की घोषणा की गई थी 2023 में, तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा क्या कुछ कहा गया था, मैं अपने जो मेरे प्रोड्यूसर शिवराम सिंह रावत जी, उनसे अनुरोध करूंगी कि पहले वो दर्शकों को सुनाए। 30 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। मंगलयान की सफलता ने, चंद्रयान की सफलता ने, गगनयान की तैयारी ने देश की युवा पीढ़ी को एक नया मिजाज दे दिया है। भारत वो देश है जिसने हजारों वर्ष पूर्व ही धरती के बाहर अनंत अंतरिक्ष में देखना शुरू कर दिया था। हमारे यहाँ सदियों पहले अनुसंधान परंपरा के आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर और भास्कराचार्य जैसे ऋषि मनीषी हुए थे। स्पेस साइंस सिर्फ रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ी सोशल साइंस भी है। स्पेस टेक्नोलॉजी से सोसाइटी को सबसे अधिक लाभ होता है। आज हमारी डेली लाइफ में जो भी टेक्नोलॉजी यूज होती है, उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। कि आने वाले 10 वर्षों में
भारत की स्पेस इकोनॉमी 5 गुना बढ़कर $44 बिलियन तक पहुंच जाएगी। स्पेस के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ा ग्लोबल कॉमर्शियल हब बनने जा रहा है। आने वाले कुछ वर्षों में हम चंद्रमा पर एक बार फिर जाएंगे। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। इसी अमृतकाल में भारत का एस्ट्रोनॉट भारत के अपने रॉकेट से चंद्रमा पर भी उतरकर दिखाएगा। तो दर्शकों, अभी आप ये प्रधानमंत्री जी को सुन रहे थे, जिन्होंने बहुत उम्मीद यहाँ पर जताई कि जिस तरीके से हम चंद्रमा तक पहुंचे, अंतरिक्ष यान यहाँ पर पहुंचाया गया और अंतरिक्ष में जिस तरीके से हमारे कदम यहाँ पर बढ़ते जा रहे थे, उम्मीद यहाँ पर जताई गई कि फिर से हम चंद्रमा को भेजेंगे और अपना हमारा स्पेस सेंटर यहाँ पर होगा। तो दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पे करने जा रही है, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि हम यूट्यूब में भी लाइव है, आप में कमेंट कर सकते हैं अगर आप कोई प्रश्न यहाँ करना चाहते हैं। तो प्रोफेसर साहब, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, आज जिस दिन के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए, इस दिन को किस तरीके से आज आप देख रहे हैं? बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। जैसे हम सब लोग अभी माननीय प्रधानमंत्री जी को सुन रहे थे, आज के दिन को मनाने का जो उद्देश्य है वो टू फोल्ड है। पहली बात तो ये है कि हमने स्पेस में जो उपलब्धि हासिल की है, खासकर चंद्रयान को लेकर के हम विश्व के प्रथम बने हैं जी। उसको कमोमरेट करना, उन वैज्ञानिकों को, उन इंजीनियर्स को, उन पॉलिसी मेकर्स को और उनके प्रोत्साहन के लिए शाबाशी देना, उनका कृतज्ञता व्यक्त करना, एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा कि हमारा लक्ष्य और 2035 तक अपना स्टेशन बनाने की, स्पेस स्टेशन बनाने की बात है। और इतना ही नहीं, इसी ही अमृत काल में यानी 2047 से पहले हम लोग अपना और स्पेस मिशन इस तरह से, गगनयान को इस तरह से बनाने वाले हैं कि हमारा व्यक्ति चंद्रमा पर लैंड करेगा। तो आज एक पहलू यह है कि हमने अपनी उपलब्धियों को सबके सामने रखना और उन उपलब्धियों के लिए आने वाले टारगेट्स को सेट करना। दूसरी एक और बात है कि आज जो ये जो कार्यक्रम है, पूरे देश के लगभग 7 जोन बना के हुए पूरे देश में किया जा रहा है। बी इट विद द एकेडमिक्स, बी इट विद द इंस्टीट्यूशन, बी इट विद द इंडस्ट्री, बी इट विद एनी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, बी इट विद द हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वॉट एवर इट इज, पूरा देश इसको मना रहा है। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी से ऐसा कोई जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है जिसको ये टेक्नोलॉजी नहीं छूती हो जी। इसलिए, और एक दूसरा जो पहलू है वो एक बहुत बड़ा पहलू ये है कि हम यंग माइंड्स को इग्नाइट कर सकें, यंग माइंड्स को प्रोत्साहित कर सकें कि साइंस, जिसको हम लोग स्टेम बोलते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में कैरियर बनाएं। क्योंकि विगत कुछ वर्षों में, चूंकि मैं प्रोफेसर हूं, विगत कुछ वर्षों में हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों का और साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में कैरियर लेने के लिए थोड़ा सा रुझान कम हुआ है। उनका रुझान बढ़े, अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं और हम लोगों ने आज बहुत सारे कीर्तिमान किए हैं, जिसमें से 4 बहुत महत्वपूर्ण कीर्तिमान हैं। जैसे हम लोग पहले चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाले हम पहले देश बन गए। हम लोग और एक्सरे पोलर सैटेलाइट्स के हम लोग दूसरे नंबर के बन गए हैं। तीसरे नंबर के हम लोग, जिन्होंने सोलर ऑब्जर्वेटरी बनाई है, हम तीसरे नंबर के बन गए। तो हम कई जगह पर पहले, दूसरे और तीसरे बन गए हैं। दुनिया के अंदर हम लगने वाले हैं। भारत की इकोनॉमी को एक नई दिशा देने वाला और ये स्पेस टेक्नोलॉजी होने वाली है। जैसे कि अभी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आने वाले 10 सालों में हम लोग $44 बिलियन US की इकोनॉमी और इससे अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी से करने वाले हैं। तो इसलिए आज का दिन इसलिए बहुत ही गौरवान्वित होने का दिन है, बट सेम टाइम बहुत बड़ी जिम्मेदारी का दिन है। क्योंकि हमारा 2047 तक का स्पेस प्रोग्राम का माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक रोड मैप दे दिया है। कैसे हम लोगों ने अभी वापस, जो अभी तक हमारे चंद्र मिशन 3 तक, यानी 1, 2 तो खैर समहाउ फेलियर रहा, पर तीसरे और 3 तक वो जो कर रहे हैं, फिर हम उसको और उस जो ऑब्जर्वेशंस लिए हैं, जो सैंपल्स लिए हैं, उन सैंपल्स को हम लोग वापस ला करके उस टेक्नोलॉजी को फिर ह्यूमन जो इंटरवेंशन के लिए कैसे उपलब्ध कराएंगे, ताकि कॉमन आदमी के जीवन में
और ये टेक्नोलॉजी आ सके। बिल्कुल बिल्कुल सर। गुप्ता मैम, मैं आपके यहाँ पे आना चाहूंगी। जिससे सर ने बहुत ब्रीफली हमें चीजें बताई कि किस तरीके से हमने प्रधानमंत्री जी को भी सुना कि किस तरीके से रोड मैप यहाँ पर बनाया गया। एक महिला होने के नाते, क्योंकि आप वैज्ञानिक है, डॉक्टर हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी आपको क्या लगता है महिलाओं की जो भूमिका इसमें रही है चंद्रयान की यहाँ पर, क्योंकि हम बात करें, क्योंकि हम उपस्थित ही आज इस विषय पे हुए हैं, तो आपको क्या महिलाओं की भूमिका किस तरह देख रही हैं आप आज के दिवस के आधार पर? आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि इसमें जब हम लोग, आप छोटी फिल्म भी दिखा रही थी, इसमें आपने देखा होगा कि इसरो की कई महिलाओं ने इसमें योगदान दिया। जो चंद्रयान 3 की योगदान दिया, हमारा जो उसका जो भी प्रोग्रेस हुआ, क्योंकि एक महिला, मैं ये नहीं कहूंगी कि मतलब महिलाओं की जो सिंसियरिटी है, जो डेडिकेशन है, और महिलाओं ने अलग अलग फील्ड में उसमें काम किया होगा, क्योंकि मैं भी एक इंजीनियर हूं, तो उसमें कई इंजीनियरिंग में फील्ड में कई महिलाएं आगे आई होंगी जिन्होंने अपने घर परिवार अलग बिल्कुल भूल कर टोटली डेडिकेटेड वे में काम किया होगा, जिसकी वजह से चंद्रयान 3 हमारा फाइनली जो है वो सफल रहा। और इस सफलता के पीछे कई लोगों की उम्मीदें थी, कई लोगों की, तो मुझे लगता है कि इसमें मैं सभी महिलाओं को इस एक बार मुबारकबाद देना चाहूंगी, उनको शुभकामनाएं देना चाहूंगी, और ये जरूर कहूंगी कि आगे के लिए भी वो इसी तरह से काम में लगी रहे और अपना दिखाएं कि वो किस तरह से हर फील्ड में अपना मतलब सक्सेसफुल हो सकती हैं। इसके अलावा मैं आज के दिन को सेलिब्रेट करते हुए पिछले सालों में कुछ जाऊंगी किस तरह से इसरो ने एक एक कदम आगे बढ़ाया है सफलता की ओर। जैसे कि कहा गया कि चंद्रयान 2 जो है वो फेलियर था, उसमें केवल लैंडर नहीं उतर पाया था, मगर उसका ऑर्बिटर जो था उससे भी हमें बहुत महत्वपूर्ण डेटा मिला था, और शायद उसी के बेसिस पे चंद्रयान 3 की नींव रखी गई। जी बिल्कुल। तो इसके अलावा जो अभी L1 हमारा जो आदित्य मिशन हुआ है, उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि इसरो ने जो भी इसरो काम कर रहा है उसके बारे में अगर बात की जाए तो हम क्या क्या डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो किस तरह से एक कॉमन मैन देख सकता है उसको, किस तरह से यूजफुल है वो डेटा। तो वो जो डेटा है वो डिजास्टर मैनेजमेंट, आपका जो सिस्मिक एक्टिविटी है उसको, ल्यूनर जो मून का है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी, एलिमेंटल कॉम्पोजिशन के बारे में जानकारी होगी, और जो कि हमारे पहले चंद्रयान ने ये जान लिया था कि उसमें पानी है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी पानी की। थर्ड वाला जो यान है वो ये जानेगा कि पानी साउथ पोल में है कि नहीं है जी, और अगर पानी मिल जाता है तो पानी तो हमारे देश के, हमारे पूरे जो ग्लोब है, एक समस्या है पानी की, तो उसकी समस्या का हल हो सकता है। जी बिल्कुल। इसके अलावा जो है हमारा पूरा जो एक मून की स्टडी है, उसकी जियोलॉजी है, उसकी हिस्ट्री है, उसके बारे में हम जान पाएंगे। तो आगे के जितने भी हमारे, जैसे गगनयान की बात हुई है, जब एस्ट्रोनॉट्स वहां जाएंगे उनको पूरी तरह से पता होगा कि मून की कॉम्पोजिशन क्या है, मून की जियोलॉजी क्या है, हम कहाँ उतर सकते हैं, कहाँ से हम इंडिया के या अपने देश के लिए या पूरे ग्लोब के लिए कहाँ से हम उधर से नेचुरल कुछ रिसोर्सेज हम ला सकते हैं। तो बस मैं ये कहना चाहूंगी, आपने महिलाओं से बात शुरू करी थी, तो मैं ये कहूंगी कि हाँ, महिलाओं का योगदान जरूर रहा है इसमें और आगे भी रहेगा। जी बिल्कुल। रावत जी, जैसे हमने हमारे जो दोनों गेस्ट हैं उन्होंने बहुत ब्रीफली हमें बताया कि किस तरह के चंद्रयान के बारे में, कि कैसे शुरुआत हुई, कैसे हुआ। आपको क्या लगता है कि आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, इस दिन को यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से हम एक एक कदम आगे बढ़े हैं? जैसे कि आज नेशनल स्पेस डे है, हम लोग आज जश्न का दिवस है, हमें जश्न मनाना चाहिए जी। हमने जो हमारे देश की जो यात्रा थी स्पेस टेक्नोलॉजी में, जिस दौर में रसिया, चाइना, यूएस का वर्चस्व हुआ करता था 1970 के दशक में, हमारे पास उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन जो हमारे उस टाइम के साइंटिस्ट थे उनमें जज्बा था, कुछ करने का जज्बा था कि हमें कुछ करना है स्पेस टेक्नोलॉजी में। तो 1970 के दशक में हमने सोवियत संघ के, सोवियत रूस के साथ हम लोगों ने एक अपना आर्यभट्ट का मिशन किया था, उसको लॉन्च किया था उनके स्थान से। तो जो सक्सेस रहा, लेकिन 5-7 दिन बाद वो फिर काम करना बंद कर दिया। तो उससे ये सिद्ध हो गया कि हम लोग भी स्पेस में अपना वर्चस्व कायम कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने आर्यभट्ट से स्टार्ट करके भास्कर, रोहिणी से स्टार्ट करके हम लोगों ने दिन ब दिन सैटेलाइट के उसमें एक साइकिल से और बैलगाड़ी से यात्रा करके हम आज मून तक पहुंचे हैं। तो इसमें जो जर्नी हुई है, जो हमारी मून की जर्नी है, जैसे कि मैडम ने बताया कि 2008 में जब हमारा जो चंद्रयान फर्स्ट था वो मून की सतह पे उतरा, तो जो उसने स्टडी की, जो वाटर की अवेलेबिलिटी का पता चला कि कितना ppm वहाँ वाटर है, उसके जो रिमार्क्स ढूंढे, क्यों हमें आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमें मून पे जाना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पे पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं कि मिनरल्स कितने हैं, खनिज कितने हैं, वहां पानी की क्या
मतलब एक उम्मीद यहाँ पर जगी है कि शायद वहाँ जिंदगी हो सकती है। हमारा जो एक उपग्रह है, सैटेलाइट है मून, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, क्योंकि हमारा जो अर्थ पे है जो ज्वार भाटा इत्यादि आते हैं तो मून से उससे डायरेक्ट कनेक्टेड है। उसके बाद हम लोगों ने फिर दूसरी सक्सेस ये पाई कि चंद्रयान 2 का सफल हमने वो किया, लेकिन उसमें जो विक्रम लैंडर था उसकी थोड़ा सा हार्ड लैंडिंग हुई, जिसके कारण से थोड़ी सी ग्लिचेज आए। फिर जो हमारे इसरो के साइंटिस्ट हैं उन्होंने फिर उसके बाद भी अपना जज्बा नहीं छोड़ा, उन्होंने एक उम्मीद नहीं छोड़ी, क्योंकि जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं उनमें जज्बा था। जो हमारे डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, उन्होंने जब वो विदेश में पढ़ते थे तो उन्होंने वहाँ की नौकरी अपनी स्टडी छोड़ के जो हमारे देश की जो टेक्नोलॉजी उसमें अपना पूरा फोकस किया कि हम अपने देश के लिए कुछ करें। तो उन्होंने 1975 में जो इसरो की स्थापना की थी, उनका मकसद यही था कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूज करें, हम रूस, चाइना और अन्य देशों पे निर्भर न रहें। कहीं भी अगर हमें मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए या कहीं भी जरूरत होती थी सैटेलाइट की, तो हमें दूसरे देशों पे डिपेंडेंट होना पड़ता था, हमारे पास नहीं थी। तो उन्होंने दिन रात मेहनत करके इसरो का गठन किया, IIM का गठन किया, जो देश के बड़े प्रतिष्ठित संस्थान है उसकी स्थापना की। उसके बाद ये हुआ कि आगे हमारी निरंतर यात्रा चलती रही, जैसे कि मैम ने भी बताया, सर ने भी बताया कि जो चंद्रयान 2 का था, उसके बाद क्या हो कि चंद्रयान 3 का हमने सक्सेसफुली लैंड करवाया 23 अगस्त 2023 को। तो उसके बाद ये हुआ जो हमें वहां से सैटेलाइट पिक्चर्स मिल रही हैं, हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट पिक्चर मिल रही हैं, उनका हम दिन ब दिन हम लोग स्टडी कर रहे हैं। जो हमारे इसरो में बैठे हैं साइंटिस्ट है, तो हमारे लिए गौरवान्वित वाला पल है। साथ ही जो हमारे देश में पहले क्या होता था कि इसरो में ये था कि सिंगल एजेंसी काम करती थी, अभी 150 से ज्यादा स्टार्टअप काम कर रहे हैं, ताकि हमारी जो टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें 4 चांद लग पाए, जो टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट हो पाए। बिल्कुल राणा जी, आपके पास आना चाहूंगी। हम टेक्नोलॉजी की यहाँ पे बात करें, क्योंकि हम जब कोई भी कार्य करते हैं और जब स्पेस से जुड़ा हुआ कार्य होता है तो टेक्नोलॉजी की बात बहुत ज्यादा होती है। जैसे ये बात सामने की शुरुआत में हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, संसाधनों का बहुत अभाव था, बावजूद हमारे पे जज्बा था, हमारे वैज्ञानिक कुछ कर दिखाना चाहते थे, अंतरिक्ष तक पहुंचना चाहते थे, तो आज वहां पहुंच भी चुके हैं। आपको क्या लगता है कि अभी भी कुछ ऐसा है कि कहीं टेक्नोलॉजी, जैसे वैसे तो हम वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं, कि कहीं आपको लगता है कि तकनीकी स्तर पर हम अभी थोड़ा सा पीछे हैं? नहीं, हम लोग तकनीकी स्तर पर कभी भी पीछे कहना या आगे कहना संभव नहीं होता है, क्योंकि तकनीकी तो दिन प्रतिदिन इनोवेट होती रहती है। लेकिन चंद्रयान 3 का अगर उदाहरण लें तो एक बहुत बड़ा इनोवेशन है, इसलिए इनोवेशन है और परसिवरेंस का उदाहरण है। इतना सस्ता और मिशन कोई हुआ नहीं अभी तक। 615 करोड़ में, और यदि मजाक की बात कहें तो हॉलीवुड की जो इस तरह की फिल्में बनती हैं उनका बजट भी इससे ज्यादा है। उसी में अगर आप देखेंगे सोवियत मिशन की बात देखेंगे, वो 1600 करोड़ के आसपास का था। तो एक तो हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव, दूसरा स्किल बेस्ड। अब स्किल हमारी एक से एक स्किल चलेगी, चाहे वो लिक्विड प्रोपल्सन की बात हो, चाहे वो फिर हमारी सॉफ्ट लैंडिंग की बात हो, रोबोटिक्स की बात हो, चाहे फिर वो क्वांटम कंप्यूटिंग की बात हो, ये सारी चीजें अभी बढ़ती चली जा रही हैं। दूसरी बात एक बहुत है कि स्किल का हम लोगों ने कैसे उपयोग किया। अभी आप देखेंगे कि खासकर चंद्रयान 3 में हमने स्किल को और काफी आगे तक लेके चले। एक छोटा सा उदाहरण ग्रेविटेशनल फोर्स का है, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को कैसे यूज किया। आपने सुना होगा, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि उसने करीब 20 चक्कर पृथ्वी के काटे बिफोर वो मून के ग्रेविटेशनल फील्ड में जाने से पहले, और मून में लैंड करने से पहले करीब 70-80 चक्कर उन्होंने और काटे, ताकि हम लोग और ग्रेविटेशनल फोर्स का उपयोग कर पाए और हमारा फ्यूल बच गया। जिस फ्यूल को हम लोग कह रहे थे कि लगभग समाप्त हो जाएगा जो फ्यूल था, तो 150 किलो फ्यूल अभी भी उसके अंदर बचा हुआ था। तो जिस रोवर को हम लोग सोचते थे कि जो उसको सोचते थे कि ये जो है रहेगा, मतलब कम समय रहेगा, वो कई वर्षों तक वहां रहने वाला है, हम उसको करने वाले हैं। तो एक तो फ्यूल को लेकर के, दूसरा हम लोग जो सेंसिंग वाली बात है, जिसमें हम लोग सेंसर्स की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, उसमें हम लोगों ने अभूतपूर्व प्रगति की है। जब से क्वांटम टेक्नोलॉजीज इंटरवीन कर रही हैं, तब से हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव हो गए हैं, साइज कम हो गए हैं, और हम लोग फ्यूल के केस में जो प्रोपल्सन फ्यूल्स है उसमें हम लोग और बड़े डिफरेंट तरह से आगे चले जा रहे हैं। तो जो पहले फ्यूल की वजह से साइज इश्यू होता था, वो अब इश्यू गया। दूसरा, अभी हम लोगों ने ऑलरेडी प्लान कर दिया नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स के लिए। तो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल के लिए अभी जो हमारा गया है, ये मुश्किल से 4 टन के आसपास का है। नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम लोग और 30 टन की बात करें, जो लोअर ऑर्बिट है उसमें हम 30 टन की बात कर रहे हैं, और जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है उसमें हम लोग 10 टन की बात कर रहे हैं। तभी हम लोग बात कर पा रहे हैं कि हम लोग अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे जो लगभग 52 टन का होगा। तो आप कल्पना करिए कि हम लोग कितनी तेजी से आगे बढ़े, नेक्स्ट जनरेशन करें। एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमने अब टेक्नोलॉजीज को रेडी टू द कॉमर्शलाइजेशन कर दिया है।
अभी जैसे बात डॉक्टर साहब ने कही, अभी हमारे पास लगभग 400 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। अगर वैसी अगर बात करेंगे तो लगभग हम 300 टाइम्स चले गए, क्योंकि जब हम शुरू कर रहे थे 2000 उसमें आज से 3 साल पहले 4 साल पहले, तो सिंगल डिजिट्स में हमारे पास स्टार्टअप्स थे। आज वो करीब 300-400 टाइम्स बढ़ गए हैं। तो एक और बात जो बहुत अच्छी है, जैसे हमने अभी स्मॉल और माइक्रो सैटेलाइट्स और इवन हम लोग अब नैनो सैटेलाइट्स की बात कर रहे हैं, उसकी टेक्नोलॉजी को हमने और बिल्कुल टेस्ट कर लिया, सब कर लिया, इज रेडी टू कॉमर्शलाइज, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ही दिनों में अभी वो कॉमर्शलाइज होने की बात आएगी। तो यानी हमारी जो टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे वो प्रक्षेपण को लेकर के हो, चाहे वो सैटेलाइट बनाने को लेकर के हो, चाहे फिर वो अंतरिक्ष के एक्सप्लोरेशन को लेकर के हो, अभी आप एयर नेविगेशन की बात देखिए, हमारा रिजोल्यूशन, प्रिसीजन दिन पर दिन इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि हम लोग बहुत छोटे प्रिसीजन पे काम कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी में तो हम लोग वी आर गोइंग वेरी फास्ट, इनोवेशन है, स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, और हम लोग उसमें एंटरप्राइज भी ढूंढ रहे हैं। यही वजह है कि आज हम चंद्रमा तक पहुंच पाए हैं, और कह सकते हैं कि पहला देश जो है विश्व वैश्विक स्तर पे हमने अपनी यहाँ पर पहचान भी बनाई है। पूरा मैं एज एन इंजीनियर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर हम बात करते हैं कि पहले इतने जैसे हम बात कर टेक्नोलॉजी नहीं थी, पहले से अब तक में आप कितनी तेजी से आप देख रहे हैं कि यहाँ परिवर्तन हुआ है, और जिस तरह अंतरिक्ष में जाने के लिए हम लालायित रहे हैं, हमने कोशिशें यहाँ पर की हैं, उनमें कितना परिवर्तन आपने अपनी जर्नी में देखा है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। एक्चुअली पहले जब रिसर्च हुआ करती थी तो बड़ा बेसिक रिसर्च पे फोकस किया जाता था कि भाई लैब स्केल में आपने कुछ कर दिया, उसी पे वो लोग पेपर लिख देते थे सब। आजकल जो फोकस है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर है, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं इट हैज टू बी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड। अगर आप कॉमन मैन के लिए या सोसाइटी के लिए इफ इट इज नॉट सोसाइटल बेनिफिट, तो उस रिसर्च का मैं सोचती हूँ कोई फायदा नहीं है। तो मुझे लगता है जितने भी हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी एक ऑब्जेक्टिव उनका बड़ा क्लियर होता है आजकल कि अगर आपका टेक्नोलॉजी आप नहीं जनरेट करोगे, से टेक्नोलॉजी इसमें नहीं आप ट्रांसफर करोगे किसी इंडस्ट्री को, तो आप उस रिसर्च को कृपया करके बंद कर दीजिए। क्योंकि और ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि शायद यही वजह है कि आज हम इतनी टेक्नोलॉजीज, मतलब इंडिया में कोई कमी नहीं है टेक्नोलॉजीज की। आप कहीं भी किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, अभी हम इसरो में स्पेस रिसर्च की बात कर रहे हैं, आप ऑटोमोटिव में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको आजकल टेक्नोलॉजीज की इंडिया में कमी नहीं मिलेगी। पहले आप सब कुछ इंपोर्ट कर, आप सब कुछ, आपके पास कुछ नहीं होता था, क्योंकि आप केवल एक बेसिक रिसर्च में फंसे रहते थे और आपको लगता था बस ये मैंने निकाल दिया एक लैब स्केल में, ये मेरे लिए बहुत है। पर उसको एंड लेवल तक ले जाना, और ये मैं एक संदेश बच्चों को भी देना चाहूंगी, जो बच्चे सुन रहे हैं हमें, कि देखिए आप लोग जब भी कुछ अपने ब्रेन में कुछ भी आपके दिमाग में कुछ आता है, नई सोच आती है, उस सोच को आप एंड लेवल तक ले जाके देखिए कि मैं इसको आगे तभी बढ़ाऊं अगर इसका एंड रिजल्ट में सोसाइटी के बेनिफिट के जो काम आएगा। तो इस मैसेज के साथ, इस संदेश के साथ मैं बस यही कहना चाहूंगी कि टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है, जो कि शायद हमारे जमाने में नहीं था, और पर धीरे धीरे परिवर्तन आया है। बिल्कुल परिवर्तन यहाँ पर आया है। राव जी, आपका कहना चाहूंगी सबसे महत्वपूर्ण जो होता है कि आपको कार्य करने की आजादी कितनी है, क्योंकि अगर आपको ये कह दिया जाए कि आपको लिमिटेशंस में बांध दिया जाए, और एक वैज्ञानिक को कभी भी या एक डॉक्टर को आप लिमिटेशन नहीं बांध सकते, क्योंकि वो कहते हैं कि वैज्ञानिक और डॉक्टर लगातार रिसर्च करते रहते हैं, जब वो जितनी अच्छी वो रिसर्च करें, जितना वक्त वो रिसर्च को देंगे उतना ही बेहतर परिणाम यहाँ पर हासिल होंगे। तो आपको क्या लगता है कि अब के समय में जितनी हमको कार्य की आजादी यहाँ पर मिली है, क्या यही वजह है कि हमारा कार्य जो बेहतर निखर के यहाँ सामने आ रहा है? अभी जो प्रेजेंट इरा है, इसमें क्या है कि जो भी रिसर्चर है, साइंटिस्ट है या अन्य क्षेत्रों में इंजीनियर है, उनको काम करने की काफी आजादी मिली है। वो खुल के काम कर सकते हैं, दिन रात काम कर सकते हैं, उनमें लैब से लैंड तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं है। जैसे कि आपने देखा कि अभी हमारा जो जीपीएस सैटेलाइट है, हम यूएस पे डिपेंडेंट थे अभी तक, ग्लोबल पोस्टिंग सिस्टम। अगर आपको कहीं भी कोई डिजास्टर हो गया, कुछ हो गया या वार हो गया, जैसे कारगिल युद्ध हुआ था, तो हमें दूसरों पे डिपेंडेंट था कि आप कोई लोकेशन भेज दीजिए कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन आज की डेट में हमारा जो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, उसके आने से कई सारी चीजों की समस्या दूर हो गई। दूसरा यह है कि जहां पे हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं या हमारे टेलीमेडिसिन सैटेलाइट्स है, एडुसेट है, चीजों ने जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसके साथ साथ हमारी जो काम करने की क्षमता है और जो माहौल है वो बड़ा है। बिल्कुल, तो वही है ना कि आजादी जो हमें कार्य करने की होती है राणा जी यहाँ पे, तो यहाँ पर बहुत बेहतर कार्य निकल के आता है। देखिए सर, कार्यक्रम क्योंकि हमारा लगातार आगे बढ़ता है, एक और हम पॉइंट में अभी बात करेंगे कि स्पेस पॉलिसी हमारी किस तरीके से यहाँ पर
लगातार यहाँ पर देखी जा रही हैं और बनाई जा रही हैं, क्योंकि जनता जानना चाहिए कि आगे अब क्या होने वाला है। अभी चूंकि जैसे बातचीत हो रही थी कितने फ्रीडम रिसर्च को मिलनी चाहिए, उसका एक उदाहरण देखिए कि जब ये चंद्रयान मिशन जा रहा था तो यहाँ के जो मंत्री हैं, देश के जो मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि 5,000 लोग देख रहे थे, उसमें से 1,000 पत्रकार भी थे। तो उन पत्रकारों ने उनसे पूछा कि व्हाट इज न्यू, तो उन्होंने कहा कि व्हेन डिड यू केम हियर लास्ट, ही सेड आई एम कमिंग फर्स्ट टाइम, दिस इज न्यू। आज ये द्वार खोल दिए हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से द्वार, शोध के द्वार आम जनता के लिए खोल दिए गए हैं। इसलिए जो हमारी जो अभी जो पॉलिसी आई है उसमें हम लोगों ने खासकर डिफेंस सेक्टर को भी लिया है, क्योंकि ये बात ठीक है कि 79 में जिनेवा कन्वेंशन में भारत ने और जो ये स्पेस टेक्नोलॉजी को शांति के लिए यूज करेंगे ऐसा हम लोगों ने साइन किया हुआ है। तो अभी डिफेंस के सेक्टर में डिफेंस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने बनाया है, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया, डिफेंस स्पेस एजेंसी भी बनाई है। तो हम लोग डिफेंस के फील्ड में और उसको डिटोनेट करने के लिए और करने के लिए, यानी जो शांतिपूर्ण उपयोग होता है उसको भी हमने लिया है, जो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल जंप होने वाला है। तो अभी जो एक हमारा डिफेंस कॉरिडोर जो गांधीनगर में था, तो उसमें जो बातचीत माननीय प्रधानमंत्री जी ने और डिफेंस मिनिस्टर ने कही, उससे जो उसी की बेसिस पे हम लोग कह रहे हैं कि हम इतनी आगे जंप मारने वाले हैं। दूसरी एक और बात है जो बहुत बड़ा कंसर्न है, आम आदमियों का कंसर्न है कि अभी हर देश इतने सैटेलाइट ऊपर भेज रहा है, तो ऊपर तो कितना कचरा खड़ा हो जाएगा, ऊपर मानी हमारे से ऊपर। तो हम लोग ये भारत ही इसको करने वाला, अभी हमारा जो नेक्स्ट मिशन है, हम जो डेब्रिस जो हैं, जितनी डेब्रिस हैं उनको वापस लाने वाले हैं। ये काम केवल भारत करने वाला है। उन सैटेलाइट्स को जो डीकमीशन हो गए, जिन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है और ऊपर में कचड़े के तौर में, उनको वापस लाने का काम भी भारत। सर वो कचरा मतलब भारत द्वारा ही भेजा गया या जो नहीं, पूरी दुनिया की तरफ से जो भी है वहां पे जी जितना होगा जी, तो मतलब वो टेक्नोलॉजी हमने डेवलप कर ली है। ये तो मतलब बहुत बेहतर है कि मतलब ये इस क्षेत्र में भारत ही आगे बढ़ रहा है। भारत आगे बढ़ रहा है, क्यों? इसीलिए आज हमने उसकी थीम रखी है टचिंग द लाइव्स, टचिंग द मून। बिल्कुल, मैं इसी थीम पे आने वाली थी कि चंद्रमा को छूते हुए जिंदगी चंद्रमा को छुआ है, उसकी धवलता को छुआ है, तो जिंदगी की धवलता को भी छुआ है। जिंदगी के उन ह्यूमन वैल्यूज की बात जिससे कि विश्व शांति की बात की जाती है, किसी भी टेक्नोलॉजी का, ज्ञान का शांति के लिए उपयोग होना चाहिए, विश्व के अंदर शांति आनी चाहिए, उसकी एक प्रोग्रेस होनी, उस शांति की तरफ बढ़नी चाहिए। उसके लिए हम लोग उसी प्रकार से काम करने वाले हैं। तो इस प्रकार से, और अभी जो पूरे देश के अंदर जो कहा उसमें दो बड़े महत्वपूर्ण है, जो मैडम की बात से और कंटिन्यू करता हूं, दो बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर जो है पूरे देश के अंदर प्रतियोगिताएं की गई इस दिवस को ध्यान रखते। पहली प्रतियोगिता थी रोबोटिक्स को लेकर के, क्योंकि हमारे एक साथी ने भी कहा है कि सबसे बड़ा चैलेंज होता है सॉफ्ट लैंडिंग का होता है, और उसका होता है कि वो वहां पर प्रॉपरली लैंड हो जाए और जो उसको फिर सरफेस को, टोपोलॉजी को देखने वाला है वो ठीक से वहां से भाग जाए। तो ये सबसे बड़ा काम होता है। तो रोबोटिक्स को लेकर के पूरा काम किया गया। बट एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण, जिसको हैकाथन कहते हैं, स्पेस हैकाथन कहते हैं, जिसमें बहुत सारे इनोवेशंस की बात कही गई कि स्पेस टेक्नोलॉजीज को कॉमन ह्यूमन बीइंग के उपयोग के लिए हम कैसे और अधिक प्रभावशाली उपयोगी बना सकते हैं, उस पर भी काम किया गया। 3 बड़े और उस पर अवार्ड दिए गए। स्वयं देश के राष्ट्रपति महोदया ने आज भारत मंडपम में इन 6 लोगों को अवार्ड दिया है जी। तो आज का दिन जो है, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से मनुष्य जीवन इस पृथ्वी पर कैसे हो सकता है, फिर हमारी जो कल्पना वसुधैव कुटुंबकम की जो कल्पना है कि पूरे विश्व के अंदर अगर शांति आ सकती है तो भारत के इस विचार से आ सकती है, जो आज के हमारे दिवस का और ध्येय वाक्य है कि टचिंग द मून, टचिंग द लाइव्स, टचिंग द मून, दैट इज द सागा ऑफ द इंडियन स्पेस। जी बिल्कुल, मैं इसी को कंटिन्यू करूंगी गुप्ता मैम आपसे कि जिंदगी को एक महिला बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकती है, क्योंकि वो घर को भी देखती है और वो बाहर जाके कार्य भी करती है। तो आप जो इस बार की थीम रखी गई है, चंद्रमा को छूते हुए जिंदगी को छूना, इसको आप किस तरीके से देखती हैं? मुझे लगता है कि जब हम चंद्रमा, हमने काफी चंद्रमा की बात की है, थोड़ी सूर्य की भी बात वैसे करनी चाहिए तो ये सच है कि हमने चंद्रमा को छू लिया और इस तरह से हमने हर एक जिंदगी को छुआ है। आपने देखा होगा जब जो पल था, जिस पल पे हमारा जो लैंडर जो लैंड किया था, आज के दिन लैंड किया, उसके बाद रोवर उतरा, उसने वहां पे घूमा थोड़ा सा, वो पल ऐसा था कि जैसे कि सब जिंदगियां, हमारे जो भारत की सब जिंदगियां जुड़ी हुई थी, उनकी सबकी नजर एक टक टीवी स्क्रीन को देख रही थी कि आगे क्या होने वाला है। और उस समय ऐसा लगा कि पूरा भारत एक है, सब भूल चुके थे
जो दंगे हैं ये सब भूल चुके थे। वो लग रहा था कि कुछ मायने नहीं रखते। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसी उपलब्धि करें जहां पे रेस क्रीड कुछ ना सोचा जाए, एज ए टीम हम सब आगे बढ़े काम करते हैं और सब मिलके काम करके एक आगे बढ़ने के लिए भारत कैसे आगे बढ़ेगा उसके बारे में सोचें। तो ये जो हुआ 23 अगस्त जो हुआ, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए और सारी बातों को भूलकर आगे का हम कैसे आगे बढ़ें उसके बारे में सोचना चाहिए। राहुल जी, यहाँ पे आपका आना चाहूंगी। मैम ने जैसे शुरुआत करी कि हमें चंद्रमा को छोड़ के सूर्य के बात भी यहाँ पे करनी चाहिए, लेकिन इंसान जो है थोड़ा लालची किस्म का है। तो आपको नहीं लगता कि हमें एक उम्मीद सी जगी है कि शायद चंद्रमा पर जिंदगी हो सकती है, इसलिए हम उसके बारे में ज्यादा बात करें और वहां तक पहुंचने की लगातार कोशिश भी करें? क्या सूरज में जिंदगी हो सकती है कि ऐसा कुछ आपको लगता है? इसरो क्या सोचता है? इसरो किस तरह सोच रहा है? अभी जैसे आपने बताया कि मून पे जैसे हम तलाश रहे हैं, एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं कि कहाँ पे जो मिनरल्स हैं। हमारा जो नेक्स्ट चंद्रयान 4 का मिशन होगा उसमें हम एक रोबोट भेजेंगे, जो हमारी इसरो की टीम है, रोबोट एक तैयार कर रहे हैं ताकि वो जाए वहां से सैंपल कलेक्शन करे और उसको लैब में देखेंगे कि उसमें क्या पानी की अवेलेबिलिटी है, मिनरल्स कौन से हैं, ऑक्सीजन का कुछ लेवल है या हाइड्रोजन का कुछ है। साथ में जैसे हमारा आदित्य L1 मिशन सूर्य पे जा रखा है, तो उसमें ये देख रहे हैं कि टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, ये फ्यूचर में कितना आगे इसका स्कोप है, ये कहीं खत्म तो नहीं हो जाएगा, हीलियम इसमें कितनी है। तो उसकी स्टडी के लिए अभी इस पे सोच चल रहा है। तो आगे जैसे कि आगे जो आने वाले टाइम है ये अमृत काल से और भी बढ़कर होगा, क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है, आपने सुना होगा कि एक नई उपलब्धि हमारी है कि हम जो आगे वार होगा वो स्पेस वार होगा। तो हमने जो लाइव सैटेलाइट था उसको भी यहाँ से मार गिराया है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए। हमारे जो देश के साइंटिस्ट है कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं और स्पेस के क्षेत्र में ही नहीं, आगे हमारा स्पेस, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आगे हमारा एक स्पेस स्टेशन भी बनने वाला है, तो किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। तो हम आज के दिन हमको जश्न मनाना चाहिए और आगे हमारा देश तरक्की करेगा। हम इस कार्यक्रम को थोड़ा युवाओं की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य, इस दिन को बनाने का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि जैसे सर ने शुरुआत में कहा था कि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि विज्ञान, गणित, इन विषयों पर जो है, स्पेस से संबंधित विषयों पर जो छात्र हैं इनकी रुचि थोड़ा कम हुई है। तो एक उम्मीद यहाँ पर यह भी की जा रही है कि इस दिन को मनाने के साथ साथ जो युवा वर्ग है उसको जोड़ा जाए। आपको क्या लगता है, क्योंकि भविष्य उन्हीं पर टिका है, तो रानी जी आपको क्या लगता है कि बच्चों को, आगे के भविष्य को, युवाओं को इससे जोड़ने के लिए हमें किस तरह की रणनीति यहाँ पे अपनानी चाहिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये केवल भारत की समस्या नहीं है, पूरे विश्व की समस्या। में चूंकि दुनिया के बहुत सारे देशों में पढ़ने पढ़ाने जाता हूँ, तो वहाँ पर भी ये समस्या है कि जो फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं उन पे लोग कम आ रहे हैं। लेकिन इस तरह की जब इनोवेशंस की बात आ रही है और नई नई चीज़ें हम लोग निकल करके आ रहे हैं, तो ये स्वाभाविक सी बात हो गई है कि अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में लोगों का रुझान बढ़ रहा है। आज इसरो को देख करके मैं कुछ बच्चों से, अभी पिछले दिनों सिंगापुर में कुछ बच्चों को टॉक दे रहा था, तो उनसे पूछा तो स्पेस में बहुत सारी इंक्विजिटिवनेस बढ़ने शुरू हो गई है, क्योंकि रोमांच है। और केवल स्पेस ही नहीं, उतना ही हम लोग अब समुद्र में भी नीचे बहुत जाने लग गए हैं। हमने अर्थ को तो काफी एक्सप्लोर किया है, अब हम लोग अर्थ से बाहर जा करके, तब चाहे वो जल में हो, चाहे वो नभ में हो, हम टेक्नोलॉजीज को लेकर के, उसकी अंडरस्टैंडिंग को लेकर के हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हमारा युवा अब धीरे धीरे प्रेरित हो रहा है। आज जैसे मैम ने कहा कि इतनी महिलाओं की इतनी संख्या और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आ रही है और बड़ी अच्छी संख्या है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही कि जहां पर और लैंडर ने टच किया है उसको शिव शक्ति पॉइंट कहा गया है। तो ऐसे हम लोग, और जिसको पहली बार चुना था उसको तिरंगा पॉइंट कहा गया है। तो ऐसे जब हमारे मोटिवेटर होंगे, हमारे पॉलिसी प्लानर्स होंगे, तो हमारा युवा एक बार खड़ा होगा, क्योंकि देश का जो सम्मान है वो किसी पैसे से या किसी पैकेज से बढ़ करके है। आज मेरा अपना अनुभव है कि मैं जहां जहां पर लेक्चर देने जाता हूं और ये भी बात करता हूं कि विज्ञान और तकनीकी का अगर हम सकारात्मक उपयोग करते चले जा रहे हैं तो हमारा युवा उसकी तरफ बढ़ता चला जा रहा है और हम लोग बहुत तेजी से उसमें आगे चले जा रहे हैं। गुप्ता मैम, आपका जानना चाहूंगी कि हमारे कार्यक्रम का समय लगभग यहाँ पे समाप्त हो रहा है, तो लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगी, आप युवाओं को जो वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, जो क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे? उन्हें मैं यही कहूंगी, सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं इसमें डिफर कर रही थी कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में शायद स्कूल लेवल पे वो इंटरेस्ट जगाने के लिए कुछ सब्जेक्ट्स में बदलाव करना चाहिए। स्पेस का आज की डेट में शायद कोई ऐसे सब्जेक्ट एज सच नहीं है। हम लोग साइंसेस पढ़ते हैं, साइंसेस में बहुत बेसिक स्टडी होती है, पर इसमें जो भी रुचि रखते हैं उनकी वो रुचि हमें स्कूल लेवल से पिक करनी चाहिए
और थोड़ा सा स्पेस का एक सब्जेक्ट अगर हम इंक्लूड कर देंगे तो बच्चों को उसी समय से पता लग जाएगा कि इस सब्जेक्ट में क्या है और मैं इस तरफ जाना चाहता हूं कि नहीं, क्योंकि ये स्टडी जो है ये बहुत ही एक लंबी स्टडी होती है। इसमें आपको पहले मतलब एक स्पेशलाइज फील्ड में जाना पड़ेगा और तब जाके आप कुछ कर पाएंगे। कि आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा यहाँ पे। बिल्कुल। तो हाँ, जो आजकल जो युवा हैं जैसे आप वो पैकेजेस की तरफ ज्यादा भागते हैं, तो ये इंटरेस्ट जगाने के लिए बहुत जरूरी है कि उनको स्कूल लेवल पे जो टीचर्स हैं बहुत क्लियर करके रखे कि देखिए ये आपका भविष्य होने वाला है, इसमें आप ये उपलब्धि हासिल करेंगे, ये हमारे आप देश के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर हमें युवाओं को इस तरफ भेजना है तो उनके लिए हमें पहले अपने थोड़े से एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि एक दिन के उससे वो नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, एक दिन के दिवस मनाने से ये चीजें नहीं हो पाएगी। माफ कीजिए, हमारे कार्यक्रम का समय यहाँ पे समाप्त होता है। रावत जी से भी एक लास्ट कमेंट ले लूंगी, क्या लगता है आपको क्यूरियोसिटी किस तरह बढ़ाई जा सकती है और चुनौतियां किस तरीके से देख रहे हैं आप? लास्ट 1 मिनट में बोलिए। जैसे कि हमारे पास अभी जो डिप्लोमा कोर्सेस हैं, जैसे हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है और बाकी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पे डिप्लोमा कोर्सेज करवाते हैं, लेकिन वहाँ भी लिमिटेड सीट्स होती हैं। तो हमें इस ओर, जैसे मैडम ने कहा कि हमें इस क्षेत्र में बढ़ाने की जरूरत है, सब्जेक्ट वाइज करना है या 12th लेवल पे कर रहे हैं या नीचे लेवल पे कर रहे हैं, सो दैट इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल। राणा जी बहुत बहुत धन्यवाद, गुप्ता मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रावत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद की महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को यहाँ पर देने के लिए। तो ये हमारे साथ हमारे गेस्ट थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से भारत लगातार अंतरिक्ष में पहुंचता जा रहा है और जो भविष्य में जिस तरीके के यहाँ पर मिशन की तैयारी यहाँ पे की जा रही है उससे ये कहा जा सकता है कि भारत विश्व में अग्रणी तो हो ही गया है, लेकिन जिस तरीके के मिशन यहाँ पर बढ़ाए जा रहे हैं उससे भारत सबसे आगे यहाँ पर दिखाई देगा और भविष्य में हम और छलांग लगाते हुए आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। नमस्कार।